रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बिफोर आई स्टार्ट विथ, मेरे को आप लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना। मैं नॉट क्वेश्चन, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आपके जो एग्जाम होते हैं सीए के बच्चों, 100 मार्क्स का, 3 आवर्स, अभी आपका एग्जाम 500 मार्क्स का होगा और आपको मिलेंगे 6 आवर्स। अच्छी न्यूज है ना? हे, हंसने लगा। क्यों हंस रहे हो भाई? आप, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने बोला, इसलिए नहीं हो सकता। हाँ, सीए इंस्टीट्यूट बोलेगा तो जरूर हो सकता है। तो आप एक चीज फटाक से बोल दें, नहीं सर आप जो भी बोलोगे वो नहीं छोड़ा, मालूम है चीज। तो जो भी चीज जिसको बोलना चाहिए उसके पास वो अथॉरिटी रहनी चाहिए, तभी वो बात पॉसिबल हो सकती है। Some of the person, some of the institutions who do not have the authority, and if they say anything, that doesn't mean anything actually, and that doesn't, because that person doesn't have the powers. तो आज हम यही बात करेंगे लॉ में, सोर्सेस ऑफ लॉ, कि कौन कौन से सोर्सेस हैं और लॉ बनाने का पावर किसको है और कौन बनाता है, किस तरह से बनाता है, ये एक आगे की बात है। बट आप ये एग्जांपल समझ गए। तो सबसे बड़ा सोर्स लॉ का है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ एवरी लॉ, मेन बेस, मतलब जैसे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, मेन डॉक्यूमेंट, वैसे इंडिया का मेन डॉक्यूमेंट, मेन सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा सोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर्स दी गई हैं कि आगे लॉ कौन बना सकता है। पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आती है ना? तो फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So under Constitution of India, it has been given that the Parliament does have the power of making the law. The customs have can be the law. ठीक है ना? तो पहला सोर्स Constitution of India में दिया हुआ है। The second source is statute by Parliament and state assemblies. ये इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो बनाया जा सकता है लॉ, वो बनाते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट मतलब जनता, जो आम जनता है वही सरकार चुनती है। सरकार मिनिस्टर्स बनते हैं, मिनिस्टर्स बनने के बाद संगठन होता है सब चीज का, उसकी किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होता है। ये डिटेल में हम देखेंगे, बता ही रहा हूं। बिल के ऊपर डिस्कशन होता है, फिर बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट उस चीज को बोल देते हैं कि हाँ ये लॉ बन सकता है, ये ठीक है, हम इससे एसेंट है, हम इसका कंसेंट दे रहे हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद वो ऑफिशियल गैजेट में आ जाता है, और ऑफिशियल गैजेट में आने के बाद वो लॉ बन जाता है ना। तो सेकंड सोर्स हमारा लॉ का जो था वो पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। एक डिस्कशन पार्लियामेंट सेंट्रल एंड स्टेट, इसके बारे में अभी और डिटेल में आएगा, वो भी देखेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि सर जब सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी तो इंडिया के कोर्ट, इंडिया के पार्लियामेंट में ही पास हुआ था, मैं बोला बिल्कुल सही बात है भाई, सवाल पूछो आप, आगे बताओ। तो बोलता है सर ये सारे लॉ फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं दिए हुए, फिर क्यों पार्लियामेंट में दिया हुआ? बिल्कुल करेक्ट है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय उस समय जो बेस्ट बेस्ट चीज करनी थी वो कर ली गई थी। इंडिया में कितने सारे लॉ हैं, आप ही कितने सारे लॉ पढ़ रहे हो? द इनकम टैक्स एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कंपनीज एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, द जीएसटी एक्ट, यू नो,
द स्टैट्यूज, एनीथिंग, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारे, और क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, बहुत सारे लॉ हैं। अगर ये पार्लियामेंट बनाते जाएगा ना तो पार्लियामेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उसने बोला कि देखो भाई, मैं आपको बेस बता दे रहा हूं कि किस तरह से लॉ बनना चाहिए, और पार्लियामेंट उस चीज का पालन करके लॉ बना सकता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पार्लियामेंट ने बोल दिया कि भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जिसकी 18 साल उम्र है वो वोट दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट बोलता है सुनो, 18 साल तो उम्र है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। हम इसमें ये चीज डालते हैं कि जिसकी 6 फीट हाइट होगी और 18 साल है, वो ही सिर्फ वोट दे सकता है। क्या ये पार्लियामेंट कर सकता है? आंसर इज नो। करेक्ट। The answer is no. The reason being, the constitution is the prime law, is the base document. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड आप जाके कोई भी चीज करते हैं तो वो चीज वॉइड हो जाएगी, वो चीज लॉ में नहीं माना जाएगा, कोर्ट में नहीं माना जाएगा। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज साफ साफ दिया गया है कि इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए। और अगर हम किसी को बोलते हैं 6 फीट की हाइट हो या कोई गोरा हो काला हो वही वोट दे सकता है, ये इक्वालिटी का राइट नहीं है। तो इससे बताना मैं ये चाहता हूं कि अगर ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया हुआ है वो दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है, तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है ना? तो प्रायोरिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होता है और बनता है, लॉ भी वैसे बनता है। द थर्ड इज जुडिशियल डिसीजन, प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, थर्ड सोर्स। दिस वाज द सेकंड सोर्स एंड दिस इज द थर्ड सोर्स। तो व्हाट आर दीज? अच्छा, इसको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में समझते हैं। देखिए साहब, लॉ बनाया गया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाने का। स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर ने लॉ बना लिया, लॉ का पालन करा रही है, इसके अंतर्गत मिनिस्ट्रीज होती हैं। और मिनिस्ट्रीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना के करते हैं ना, लेबर डिपार्टमेंट बना दिया, पुलिस डिपार्टमेंट बना दिया, जुडिशियल बना दिया। अगर ये दोनों में कुछ कन्फ्लिक्ट होता है ना, लॉ बनाया और लॉ समझने में, लॉ समझने का काम आम जनता का है, वो उसको इम्प्लीमेंट करे, एजेंसीज इम्प्लीमेंट करवाएं, मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंट करवाएं, एक सिस्टम बनाया गया वो इम्प्लीमेंट कराएं। अब जहां पे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो कोर्ट में केस जाता है कि साहब, जैसे उदाहरण के लिए हमने बोल दिया एज थिंक फिट, या दूसरा नाम ले दिया एज डिपेंड ऑन द केस टू केस। अब कोई केस आ गया जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा, लॉ वहां पे लचीला था, स्ट्रिक्ट नहीं बोला गया, तो ऐसे केस में कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट जो फैसला करता है, तीसरा सोर्स वो हो जाता है, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो कोर्ट के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो पूरे होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा ना। हम पढ़ेंगे आगे किस किस कौन कौन तरह के कोर्ट होते हैं। और अगर वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट, तो वो उस स्टेट में एप्लीकेबल होगा ना। जैसे जब हम जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला सुप्रीम कोर्ट के केस में काम करने का, हम ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हैं, तो वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। एनसीएलटी के बाद एनसीएलटी गए और एनसीएलटी के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि भाई स्विस चैलेंज मेथड के ऊपर कुछ, और वो फेवर में आ गया हमारे जो अपोनेंट पार्टी थी उसके, तो वो लॉ पूरे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। ठीक है ना? तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का केस है तो सारे का, तो वो भी एक तरह का रूल्स हो गया ना, वो भी एक तरह का पालन करना है सबको, वो भी एक एक्ट होगा। ठीक है, एक्ट का पार्ट हो गया। तो सोर्स ऑफ लॉ एक और हो जाता है, वो हमारा होता है इंडिया में जुडिशियल डिसीजंस, जो भी डिसीजंस होते हैं उस चीज को लेकर। सर ऐसे कंफ्लिक्ट होते क्यों हैं? ये क्वेश्चन आता होता है ना, बिकॉज आप लॉ में बहुत स्ट्रिक्ट होकर चीजों को नहीं बना सकते हैं, कभी कभी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो हम वो चीज तो हम तीन तरह से पढ़ रहे हैं बच्चों। पहला कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है सोर्स, दूसरा पार्लियामेंट में जो बनाया जाता है वो उसका प्रोसीजर है, बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद डिस्कशन होता है, उसके बाद बोथ सेशन ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, उसके बाद उसको एसेंट मिलता है, कंसेंट मिलता है, उसके बाद उसको
प्रेसिडेंट साइन करते हैं और उसके बाद वो ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट मतलब एक लॉ गवर्नमेंट निकाल देती है कि हाँ भाई ये लॉ बन चुका है। अगला सोर्स हमने देखा कस्टम जुडिशियल डिसीजन, और चौथा जो है कस्टम एंड यूजेस। ये क्या है? कस्टम एंड यूजेस ये भी बड़ा अच्छा है, इसको आप समझ लें। हाँ, ये अभी फाउंडेशन में समझेंगे, उसके बाद ये आगे कभी नहीं आने वाला है, ये मतलब इस लेवल से समझने का। उसके बाद आपको सिर्फ एक्सपेक्ट किया जाएगा ये सारी चीजें आपको आती है। कस्टम्स एंड यूजेस, कस्टम्स मतलब समाज में ऐसे कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिसको माना जा रहा है और जिसको बोल दिया जा रहा है यस वी टेक इनटू कंसिडरेशन। जैसे कस्टम एंड यूजेस से देख लिया जाए, हिंदू एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया, ये पार्लियामेंट में डिस्कशन की बहुत ज्यादा इसमें नहीं हुआ कि पार्लियामेंट ने उसको स्टार्ट किया लॉ बनाना। देखा गया कि कस्टम कैसा है इंडिया में, लोग कैसा काम कर रहे हैं, समाज किस चीज को मान रहा है, कस्टम इतने सालों से ये चल रहा है तो हमने उसको कस्टम बना दिया। तो कस्टम उस एरिया का, उस जगह का स्पेसिफिकली एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए और सालों से वो चीज को चलना चाहिए। हाँ, मगर किसी अधिकार को का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बात समझ में रही, क्योंकि वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में चला जाएगा। तो कस्टम्स एंड यूजेस जो भी आसपास के कस्टम्स है उसको देखा जाता है और उसके बाद बोल दिया जाता है कि ये कस्टम है, हम इसको मान लेते हैं, तो वो भी एक तरह का लॉ बना दिया जाता है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट। अच्छा सर, एक और कस्टम मैं बता रहा हूं, हिंदू मैरिज एक्ट, ये कस्टम एंड यूजेस से है। उसके बाद पार्लियामेंट में आपको डिस्कशन होता है, बट यहां से होता है। तो अभी एक कस्टम और आपने बोल दिया कि सर वो क्या है ना कि वो जो पानी आता है, बारिश का पानी आया, तो बारिश का पानी में ऐसा हुआ है कि सबसे पहले बारिश का पानी जो 50 फ्लोर की बिल्डिंग है तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर वाले यूज करेंगे, उसके बाद सेकंड फ्लोर वाले यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड फ्लोर वाले यूज करेंगे, और कोई बचता है तो उसको देना है। ये हमारा ना, हम लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी बिल्डिंग में ऐसी होती है, तो क्या इसको लॉ बना दिया जा सकता है? नो, आंसर नो, दिस नॉट कस्टम एंड यूजेस। कस्टम मतलब ऐसी मान्यता जो सदियों से चली आ रही है, समय से समझ चली आ रही है, उसको इजीली ऐसी कोई भी चीज लॉ नहीं बन जाता है ना। उसके बाद बहुत डिस्कशन होता है, बहुत चीजें देखी जाती है, कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं, मतलब किसी का वो सेंस बनना चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए उसके पीछे लॉ बनाने के। तो द फोर्थ वन इज कस्टम एंड यूजेस। तो चौथा यहां से बनता है। सो अब मैं आपको रिवाइज वापस से कर रहा हूं कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। देयर आर फोर सोर्सेस ऑफ लॉ। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, थर्ड इज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड फोर्थ इज कस्टम एंड यूजेस। हमने इसको डिटेल में देख लिया। अब आगे आते हैं भाई साहब, हमको ये लॉ पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है और ये चैप्टर का नाम क्या हुआ है? तो ये चैप्टर का नाम है द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं या तो आप प्रैक्टिस में रहते हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लॉ के ज्ञानी हैं। जैसे कैसे कैसे सिचुएशन हो जाएगी आपके पास, आप सीए बन गए, हाँ सर, आपको क्लाइंट पूछेगा सर मेरे यहाँ ना 5 डायरेक्टर हैं, अभी मेरा बेटा भी है, तो उसको डायरेक्टर बना लूँ क्या? क्या एज है उसकी? सर 17 साल। तो अच्छा, दिन है उसके पास? नहीं है। तो ये हो गया, ये भी लॉ है, तो कंपनीज एक्ट में आप रेफर करना पड़ेगा। किसी ने बोला सर वो मेरा जो पार्टनर है ना उसके साथ काम अच्छा जम नहीं रहा है, तो उसको हटा दूं क्या, शेयर्स उसके पूरे ले लूं क्या? ये भी आपको पता रहना चाहिए। सर मैंने इतना पैसा कमाया हुआ है, इतनी इनकम है, तो मैं उसमें टैक्स भरूं क्या? ये भी आपको पता रहना चाहिए। ये सारी चीज कहाँ से पता रहेगी? लॉजिक पे बेस पे आप आंसर नहीं देंगे, इसका आप देंगे एक्ट क्या कहता है। तो वहां पे लॉ आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको हर लॉ का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, एटलीस्ट कमर्शियल इकोनॉमिक लॉ जिससे आप रिलेट करते हैं, जिससे आप बिजनेस करते हैं, रेवेन्यू लॉस। अब जॉब में रेम्यूनरेशन दिया जाता है, जैसे मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूँ, तो हमें एक सिस्टम में है, तो डायरेक्टर को सैलरी दी जा रही है, डायरेक्टर को सैलरी कितनी दी जा सकती है? मैनेजर रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तो कंपनीज एक्ट में क्या मैनेजर रेम्यूनरेशन दिया जाता है? रिलेटेड पार्टी को लोन दिया जा रहा है, तो हमको बुला लिया जाता है फटाक से, वेदर वी कैन गिव दिस लोन टू द रिलेटेड पार्टी और नॉट, जिसके हम जॉइंट होल्डर हैं, तो हमारी शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसा दिख रहा है, या जो हमारी सब्सिडियरी है, कैन वी गिव दिस लोन टू देम और नॉट? तो ये सारी चीज आपको लॉ में पता रहना चाहिए। तो बहुत आपका जो मेन काम है वो लॉ में ही होने वाला है। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, being a professional, you must be very एक वेरी अंडरस्टैंडिंग विद द लॉ। सारी लॉ को समझ में आना चाहिए और
आपको हो सकता है आपको क्लाइंट को भी हैंडल करना में, और आप एडवाइस देंगे, अपनी कंपनी में काम करेंगे, वहां पे भी आपको लॉ की जरूरत पड़ेगी, आपको कभी वो लाके पूछा जा सकता है। तो दैट इज वाई लॉ का यहां से आपका बेस बन जाता है, जो पहला चैप्टर आपका पूरा बेस बनाने वाला है। ना बात आ रही है व्हाट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैंने अभी आपको स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सोर्सेज ऑफ लॉ बताया, अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक क्वेश्चन का इसके पहले आप मुझे आंसर देंगे। मेरा दोस्त है चमन, देखा था ना, मैं घूम रहा था उसके साथ कुछ दिन पहले। चमन को ना शेयर मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट है, तो वो गया और उसने आईपीओ आया था जोमेटो का, और उसका शेयर्स खरीद लिया। अच्छा क्या होगा यार कि कोई लॉ ही ना हो, सारी कंपनी अपने हिसाब से काम करे ना, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, आप अपने हिसाब से काम करो। कंफ्यूजन, फ्रॉड, लोगों का पैसा लेके कंपनी भाग भी सकती है, अभी भागती है, भाग भी सकती है, पैनिक सिचुएशन। तो ये सारी चीजें, जो लॉ बनाया जाता है चीजों को सिस्टम में डालने के लिए बनाया जाता है कि लोग एक कानून का पालन करें और कानून के हिसाब से काम करें। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? सो दैट इज फॉर द रीजन लॉ हमारे सोसाइटी में एक स्मूथली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज को तय करने के लिए लॉ बनाया जाता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई बच्चों, हाँ मेरा दोस्त के बारे में बताया था चमन, अपना जो मेरा दोस्त है उसने इन्वेस्ट किया पैसा 2 लाख रुपए आईपीओ में, अब बाद में पता चला कि कंपनी फ्रॉड निकली, उसने अपने प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन दी। कहाँ जाना चाहिए चमन को उस चीज के लिए? सेबी, उसको सेबी में जाके कंप्लेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैटर रिलेटेड है शेयर से, लिस्टेड कंपनी के शेयर से। उसी तरह से कहीं बैंकिंग से कोई रिलेशन होता है, उस रिलेशन में कुछ फ्रॉड होता है, तो आरबीआई के पास जाके उसको करना चाहिए। कहीं इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई फ्रॉड होता है तो आईआरडी के पास करना चाहिए। तो ये पूरा चैप्टर आपको ये बताता है कि कौन कौन सी अथॉरिटी है और किस दायरे में आके ये नियमों को बनाया जाता है, कौन नियम को बनाता है और किस तरह से नियम का पालन करवाया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है? तो लीगल, व्हाट इज लीगल फ्रेमवर्क, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्सनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप के लिए, ऑर्डर, फेयरनेस एंड कंडक्ट रहे, ये सब एक फेयरली काम करें, सबका साथ सबका विकास, जो आप सुन रहे हैं ना, फेयरली, किसी के ऊपर कोई धोखा ना करे। तो ये इसलिए हम लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? द फ्रेमवर्क इज टू सेट द यूनिफॉर्म rules and regulations. So it's not much to discuss onto those things, but let's talk on some other thing. The next topic. What has been important through the human life? Simple है, ये आगे देखेंगे, easy to understand है. So thank you.